नमस्कार। हम सब उपस्थित हैं, दोनों भाई यहाँ बीइंग आईएएस के निदेशक वामिक नमस्कार। वर्मकी जी और मैं सच्चिदानंद ठाकुर। मेरे मन की बात बीइंग आईएएस के निदेशक वामिक वर्मकी जी के साथ शिक्षा विभाग ने जो अभी रिक्ति निकाली है एईडीओ सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पद के लिए, इसकी तैयारी के सिलसिले में और बहुत सारी चीज़ों पर हम लोग अभी बातें करेंगे। और चलिए आज की बात को हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं वामिक वर्मकी, बीइंग आईएएस का डायरेक्टर। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि एक महान शिक्षक के साथ मैं बैठा हूँ, और ये सिर्फ शिक्षक ही नहीं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, और हम इनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और आगे हमें ये कंफर्म है कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, और जिनके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ये सारा जो खेल हम लोग कर रहे हैं बच्चों के लिए, ये भी वो खेल जीतेंगे और अपने लाइफ में सक्सेस होंगे। तो मेरे मन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो रही है, क्योंकि आपके मन की बात की शुरुआत आज हो रही है जी। और मैं इसमें और सौभाग्यशाली हूँ कि ये मेरे मन की बात, जो कि आपके मन की बात है, ये कहीं ना कहीं मेरे मन से तार जुड़ गया है। और मैं चाहता हूँ कि ये आपके पहला एपिसोड जो है मेरे मन की बात का, जो कि मैं एज अ डायरेक्टर बीइंग आईएएस, आपने मुझे ही क्यों सिलेक्ट किया, या इसमें ऐसी कौन सी बात है कि आपने एईडीओ को भी सिलेक्ट किया और बीइंग आईएएस के साथ जुड़ के आप ये पहला अपना एपिसोड पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, मुख्य मुद्दे पर आने से पहले आपने छेड़ दिया है तो जी। मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें समाज में होती हैं, आँख के सामने बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, बहुत सामान्य व्यक्तियों के द्वारा, कभी कभी विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा, जिससे लगता है कि ये चीज़ लोगों के पास जानी चाहिए। सामाजिक बदलाव सुनिश्चित होता है, छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं अर्जित की जाती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शिक्षा उसमें एक बहुत बेसिक चीज है। किसी के जीवन में सच में बदलाव लाना है और वो वाकई वो शिक्षित हो जाए तो बाकी का रास्ता वो तय कर लेता है। एक शिक्षक के रूप में और संप्रति प्रधानाध्यापक के रूप में पिछले 25 वर्षों के अपने करियर के दौरान मैंने महसूस किया कि वाकई कोई शिक्षक अपने काम को सिर्फ एक नौकरी और एक प्रोफेशन तक नहीं सीमित रखे, उसको एक समाज सेवा का जरिया बना ले। अपने काम को करते हुए, वेतन लेते हुए, सरकार का काम करते हुए समाज सेवा का एक जरिया बना ले, तो बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव वो ला सकता है। आप भी मानते होंगे? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और 25 वर्षों की सेवा में शुरुआत में बतौर शिक्षक मेरा दायरा बड़ा सीमित था। अपने सब्जेक्ट को पढ़ाना, कुछ बच्चों तक मैं था, स्कूल के सभी बच्चों तक था, लेकिन कुछ बच्चों पर मेरा एक नियंत्रण था क्लास टीचर के रूप में। और अपनी बात को मैं किसी दूसरे शिक्षक से शेयर करता था तो वहाँ बहुत बेहतर महसूस नहीं होता था। उन लोगों को लगता था नौकरी कर रहे हैं, क्या बिना मतलब का उसके घर तक जाना, उसके माता पिता के हालात को समझना, इसकी क्या आवश्यकता है। मतलब शिक्षक के साथ साथ आप इमोशनली भी अटैच हो गए जी, तो मैं अटैच्ड होना चाह रहा था और मैं चाहता था मेरी तरह अन्य लोग भी अटैच्ड हों, जो वाकई समाज की निचली पंक्तियों में लोग हैं, उन्हीं के बच्चों को हम लोग सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था कि तो फिर एक कदम आगे भी बढ़े, विद्यालय की जो बाउंड्री है उससे बाहर उसके घर तक, उसके आर्थिक और सामाजिक परिवेश तक हम पहुंचे और वहां सकारात्मक हस्तक्षेप करें, लेकिन वो नहीं हो सका। लेकिन ईश्वर की कृपा से विभाग के नीतियों के तहत जब मैं प्रधानाध्यापक बना एक मध्य विद्यालय का, संप्रति मैं एक प्रधानाध्यापक हूँ, और वहाँ मेरे साथ काम करने वाले शिक्षकों को मैंने इस चीज को बताया कि आप सिर्फ इस विद्यालय की चारदीवारी के अंदर ही इनके बारे में ना सोचें, इसके आगे भी सोचें। और धीरे धीरे मेरे विचारों को उन्होंने एक्सेप्ट किया और आज बहुत खुशी होती है कि एक अकेला शिक्षक 40 से 50 बच्चों को कुछ बेहतर दे सकता था, अब 10 शिक्षक मेरे नेतृत्व में 250-300 बच्चों को बेहतर दे रहे हैं। और यही अचानक मेरे मन में आया कि अभी जो ये एईडीओ के पद पर जो अधिकारी बहाल होने जा रहे हैं, ये 10 पंचायत पर एक होंगे। टोटल 935। जी, टोटल 935 लोगों की नियुक्ति होने जा रही है और 10 पंचायत पर एक होंगे। अमूमन 5 से 7 विद्यालय एक पंचायत होते हैं। ठीक, तो 7 भी हुए तो ये 70 विद्यालयों के अधिकारी होंगे ग्राउंड लेवल। शिक्षक हो गए, बच्चों से सीधे जुड़े हुए, उनके ऊपर प्रधानाध्यापक हो गए, उनके ऊपर ये काम करेंगे। ये 7 विद्यालयों में 70 विद्यालयों के ऊपर ये काम करेंगे। और एवरेज यदि 100 विद्यार्थी भी हुए तो आप 70 मल्टीप्लाई बाई 100
70,000 के आसपास के बच्चों को। जी 7,000 जी 7,000 बच्चे के ऊपर ये सीधे काम करेंगे। तो 7,000 बच्चों पर काम करने वाला 935 में से यदि 35 भी व्यक्ति अपने दायित्वों को सिर्फ नौकरी से आगे बढ़कर सोच ले तो कुछ जैसा आपने सोचा है इमोशनली, जैसा जी मैं यही चाह रहा हूँ कि शिक्षा का काम एक ऐसा है, शिक्षकों का काम, शिक्षा विभाग का काम कि वेतन लेकर समाज सेवा करना है, अन्य विभाग में नहीं है। यदि कोई बैंकर कोई सोशल वर्क करना चाहते हैं उनको बैंक से हट के फिर जाना पड़ेगा। यहाँ जहाँ काम करना है उसी में सोशल वर्क है, सही गाइडेंस देना। तो इसी संदर्भ में मैंने सोचा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं काम करता ही हूँ, सोशल वर्क के क्षेत्र में भी काम करता हूँ, स्पोर्ट्स में भी काम करता हूँ, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा कि 935 में से यदि, और ये 935 जो है वो सीधा बीपीएससी इसको रिक्रूट कर रहा है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट भी हो जा रहा है। और ये पोस्ट ऐसा इंपॉर्टेंट है कि मतलब डायरेक्ट जो बीपीएससी जो मेन एग्जाम होता है उसके अंदर में इन्होंने लिया है, मतलब सेकंड कैटेगरी है ये एक ऑफिसर का, तो एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। यदि ये सिर्फ अधिकारी बनकर रह गए तो फिर तो वही बातें हो जाएंगी। अभी भी बहुत तमाम अधिकारी हैं सभी विभाग में, इनके अंदर मैं ये तलाश रहा हूं कि आपकी संस्था के द्वारा या मेरे इस वार्तालाप के बाद आज किन्हीं को कुछ लाभ मिलता है, यदि 2, 4, 5 भी लोग हम लोगों से जुड़े हुए सीधे इस पद पर आ गए, उन 2, 4, 5 के जरिए हम अपने उस सपना को पूरा कर लेंगे। मैं उन तमाम श्रोताओं से मैं ये बात कहना चाहूंगा, चाहे आप सचिदानंद ठाकुर सर के श्रोता हो या बीइंग आईएएस के श्रोता हो या जो भी आप जो भी श्रोता हैं यहाँ पे सामने किसी प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का जो ये वार्तालाप हमारा हो रहा है ये किसी मकसद के पीछे नहीं है। ये मकसद हमारा सिर्फ यही है कि किसी तरीके से ये बात जो है हमारे उन लोगों तक पहुंचे, उन बच्चों तक पहुंचे जो अपने लिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं और अपने लाइफ को बेहतर बनाना चाह रहे हैं। तो सर का 20-25 साल का करीब एक्सपीरियंस, 2000 बैच के आप हैं, तो 25 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा मायने रखता है। आपका एक्सपीरियंस और हम लोग आपके जूनियर रह चुके हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस जो होगा वो आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाएगा। इसके साथ आज जो हम लोग बात करने वाले हैं इस एडीओ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग इसको जरूर सुनेंगे और बच्चों तक पहुंचाएंगे। जी, तो इसमें मैं वही बातों को थोड़ा सा और आगे विस्तार से बताते हुए आगे मैं इस टॉपिक पे आता हूँ कि शिक्षक होने के बाद विभागीय प्रशिक्षणों में इस जिले के लगभग 8 या 9 हजार शिक्षकों को मैंने प्रशिक्षित किया है। बहुत हो गया, 8 से 9 हजार, 20 हजार शिक्षकों को प्रशिक्षित किया विभिन्न कोर्स में। डीपी था, एनआईएस ओडीएल था, मतलब इनडायरेक्टली करीब आपने 9.5 लाख स्टूडेंट के आसपास को आपने प्रशिक्षित कर दिया इनडायरेक्टली। हाँ, टीचर्स को मैंने प्रशिक्षित किया है। और हर अपने मेरे जो भी देख रहे होंगे जिनको मैंने इग्नू डीपी में ट्रेनिंग दिया है, 4200 के लगभग जिले के टीचर्स हैं। फिर एनआईएस वो एससीईआरटी का ओडीएल एक चला था, टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल, उसमें और एनआईएस से, इन 3 संस्थाओं से जुड़कर मैंने प्रशिक्षित किया है लोगों को। और हर जगह सबों से मैंने अंत में यही कहा कि आप एक सरकारी नौकर के नजरिए से नहीं बल्कि एक जरूरतमंद के शिक्षक होने के नजरिए से आप वो काम करें। तो मैं यही चाह रहा था, उनसे मुझे जो फीडबैक मिलता है, वो सभी मेरे कलीग्स हैं, मेरे साथ काम करते हैं, लेकिन वो आज जो मेरे साथ बर्ताव करते हैं लगता है कि एक गुरु शिष्य का रिलेशन डेवलप हो गया। तो जो एडीओ अभी बहाल होने जा रहे हैं, हमारी आपकी वार्ता के बाद या हमारे आपसे जुड़कर यदि इसमें से 2, 4, 10 सीधे हमारे आपके संपर्क के बहाल हो जाए और संपर्क में आ जाएं, तो उनके जरिए निश्चित रूप से हम लोग ग्राउंड लेवल पर कुछ बेहतर कर पाएंगे। मैं आपकी वो जो भी बातें हैं उन सबको मैंने अपने ध्यान में रखा हुआ है और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे आपको, आप जिस तरीके से चाहते हैं आप हमसे जो भी आपके मन में आ रही है बात वो आप हमसे वार्तालाप कीजिए, हम लोग इस पे जी। तो मेरे मन में यही बातें हैं। हमारे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है ये आपका और आपके जनता जो है उनके मन की बात हम लोग कर रहे हैं। जी, जो उनके दिमाग में बिल्कुल। तो मेरे मन में सबसे पहले ये बात आ रही है कि ये जो परीक्षा है बीपीएससी ले रही है, बीपीएससी से मैं भी नियुक्त हूँ आज से 25 साल और हम लोगों ने भी एक प्रारंभिक परीक्षा दी थी और एक लिखित सब्जेक्टिव मेंस एग्जाम मेंस दिया था, केवल इंटरव्यू नहीं दिया था। तो ये इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? इस एग्जाम को बहुत ही इन्होंने थोड़ा सा अलग तरीके से कर दिया। ले तो रहा एग्जाम बीपीएससी ही, और इन्होंने 3 टर्म में इस एग्जाम को कर दिया है। 100 मार्क्स के 3 पेपर होंगे और ये 300 मार्क्स के पूरे पेपर होंगे। 300 में 3 सेक्शन बना दिया इन्होंने। पहला जो सेक्शन है वो लैंग्वेज बेस्ड होगा, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज के एग्जाम्स होंगे। उसके बाद
एक पेपर होगा जो जीएस का होगा, जनरल स्टडीज जिसको हम बोलेंगे, जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो करंट अफेयर्स कवर करेगा, और हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी जिसको बोलते हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस के तीनों सब्जेक्ट जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होता है, उनके क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन उसके होंगे और 100 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के, जिसमें रीजनिंग और मैथमेटिक्स पूछा जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कि क्वालिफाइंग 30% के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाएंगे। ये 30% दोनों सब्जेक्ट्स में क्वालिफाइंग होना चाहिए। मतलब 30% मार्क्स जो एग्जाम होगा 100 मार्क्स का हिंदी और अंग्रेजी का, उसमें 30% मार्क्स दोनों सब्जेक्ट्स में आने चाहिए, तब वो क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि उसके बाद ही दूसरे पेपर चेक होंगे, क्योंकि इतने सारे अभी अगर हम लोग आधिकारिक तौर से बात करें तो 9,70,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। अच्छा, 26 सितंबर तक। वो तो डेट क्लोज हो चुका है। डेट क्लोज हो चुका है। अगर गवर्नमेंट ने फिर से उसको शुरू किया तो अच्छा, हो सकता है, बट ठीक। अभी कोई चांसेस ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि अब डेट वापस से शुरू होने वाला, क्योंकि एक बार जब क्लोज हो जाता है तो या तो बढ़ना होता तो पहले ही बढ़ जाता। तो 9,70,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, एक बहुत बड़ा फिगर होता है। तो 9,70,000 बच्चों ने इसको फॉर्म को भरा है। तो उनको आखिर एग्जामिनेशन बेसिकली सिलेक्ट करने के लिए नहीं, रिजेक्ट करने के लिए लिया जाता है कि टैलेंटेड तो बहुत सारे हैं, उसमें से कैसे हम लोग रिजेक्ट करें। तो ये एग्जाम को रिजेक्ट करने का मेन मकसद इनका यही है कि हिंदी और अंग्रेजी में जिनके मार्क्स अचीव नहीं हो पाएंगे, जो कि मिनिमम लेवल है 30%, उनका पेपर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां नहीं, ये तो इस पद के नेचर के अनुरूप भी है जी, क्योंकि ये इस पद पे जो लोग आएंगे वो एक लीडर की पोजीशन में। बिल्कुल, हाँ। मैंने जैसे बताया कि लगभग वो 70 विद्यालयों के ऊपर होंगे, निरीक्षी अधिकारी होंगे उसके, तो उनका कम्युनिकेशन स्किल तो ऐसा होना ही चाहिए। कोई अंग्रेजी में कोई निर्देश आ गया सरकार का, वो ठीक से समझ नहीं पाए। अगर 7,000 बच्चों को अगर देख रहे हैं वो लोग, तो 7,000 में हो सकता है कि 70 बच्चे अंग्रेजी जानते हो या हिंदी जानते हो, या बच्चे जाने, वो अलग बात है। ये सरकारी निर्देशों का और जो हमारे संवैधानिक दायित्व है उसका सही ढंग से अनुपालन सुनिश्चित कराना इनका काम होगा। तो अंग्रेजी में कोई इस तरह का पत्र आ गया, कुछ ऐसी बात आ गई, तो डिक्शनरी लेके नहीं बैठना पड़े। तो वैसे या कोई ऐसा आदमी आ गया जिससे वो अंग्रेजी जानता हो, जानता हो, बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो तो ठीक है, सरकार की ये पॉलिसी और यहाँ बीपीएससी की ये पॉलिसी सही है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में इतनी क्षमता हो कि आप इन सारी चीजों को आगे बढ़ा सकें, तभी आप आगे बढ़िए। तो ठीक है, ये आपने जैसा बताया कि ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ेंगे, मतलब ये रैंक साबित नहीं करेगा। लेकिन ये पहले इसी की कॉपी जांच की जाएगी क्या? ऐसा भी ऐसा ही होता ही है। जितने भी क्वालिफाइंग यूपीएससी में, जैसे मैं पहले यूपीएससी लेवल पे भी पढ़ा है, हम लोग पढ़ाते हैं, तो यूपीएससी में आपने सुना होगा कि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जामिनेशन होता है। तो जो सीसेट पेपर होता है वो पहले चेक होता है। जीएस का पेपर या जो भी मार्क्स जो ऐड होते हैं उसको बाद में चेक किया जाता है, क्योंकि अगर सारे हम चेक करेंगे तो फिर से डबल मेहनत लगेगा, क्योंकि क्वालिफाइंग वाले भी पहले चेक कर लेते हैं और वो भी कर लेते हैं, तो कोई फायदा तो हुआ नहीं। तो क्वालिफाइंग वाले को चेक करके जो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं उनके पेपर, सेकंड वाला पेपर चेक ऑटोमेटिक नहीं होता है और बाकी के चेक होते हैं। अच्छा, चलिए, जो अभी आपने बताया तो मैं इस चीज को इस तरह से समझता हूँ और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ अपने ऑडियंस को कि ये 3 पेपर होंगे, एक 100 के होंगे, 2-2 घंटे, 2-2 घंटा समय होगा और एक ही दिन में तीनों होगा, जैसा अभी तक आया, जैसा अभी तक जो निर्देश है, तो एक ही दिन में तीनों पेपर्स होंगे। और इसमें सबसे पहले हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर होगा उसमें मिनिमम 30% मार्क्स हिंदी में भी और इंग्लिश में भी अचीव करना होगा, क्वालिफाई मिनिमम। वो जो अचीव करेंगे उन्हीं का फिर अन्य 2 पेपर्स की जांच की जाएगी। तो चलिए, ये क्वालिफाइंग पेपर तो हमने समझ लिया। और इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जो कि बहुत सारे बच्चे शायद इसको अनभिज्ञ होंगे इससे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और जिस एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग वो तो बड़ा टफ होता है। वो टफ इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चा अच्छा कर रहा है और अचानक से उसने कोई गलती कर दी तो वो पीछे चला जाता है। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखना है। सांप सीढ़ी वाली बात, सांप सीढ़ी वाली, 99 पे आके कट गए। तो 99 पे आके कटने में जो दर्द होता है, वो जो कटे होंगे, हमारे ख्याल से सारे दर्शक कभी ना कभी 99 पे कटे ही होंगे, तो उनको मजा आएगा। तो ये हो गया हमारा। तो ये तो एक पेपर हो गया जो कंपलसरी हो गया, क्वालिफाइंग। हिंदी और इंग्लिश में से कोई दोनों को 30% आपको अचीव करना है। और नेक्स्ट पेपर क्या है? नेक्स्ट पेपर जीएस का होगा, जिसमें करंट अफेयर्स होंगे, बिहार स्पेशल के कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि बिहार से ही रिलेटेड ये एग्जामिनेशन है, बीपीएससी ही इसको ले रहा है। तो बिहार, जैसे बीपीएससी में अभी आपने देखा होगा, और मैं आपको बता दूं कि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे बीपीएससी में, 70 क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन। वही ये आपने जो पूछा कि आप ही को मैंने क्यों सेलेक्ट किया अपने मन की बात में पहले एपिसोड के लिए, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बीपीएससी में 70 प्रश्नों का सीधे आपके कोर्स मटेरियल से आना
मुझे लगा कि इस पर थोड़ा सा आप फोकस करेंगे तो बच्चों को बहुत सही गाइडलाइन मिलेगी। मैं बिल्कुल इस पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस है और उसमें से मैंने बता दिया कि हाँ इतना पढ़ लो तो आ जाएगा। नहीं, आपको वो पूरे पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। तो चूंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत सालों का हो गया, करीब करीब 14 साल का एक्सपीरियंस होने जा रहा है हमारा पढ़ाते हुए, यूपीएससी से लेके और बीपीएससी तक, मतलब स्टेट पीसीएस तक। तो इसमें हमने जिन टीचर्स से पढ़ा है वो भी काफी क्वालिफाइड टीचर्स हुए हैं, तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस सेट करता है। उसी प्रकार का मटेरियल भी हम लोग बच्चों को देना चाहते हैं, ताकि वो जो मटेरियल हमने बनाया, हमारा पूरा टीम उसमें काम करता है और उसमें कई सारे क्वालिफाइड बहुत सारे लोग जो जॉब छोड़ देते हैं, गवर्नमेंट जॉब में रहते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने एक पूरा टीम मिलके जो हम लोग पैटर्न सेट किए हुए हैं, उसमें 11-12 हजार क्वेश्चंस भी हम लोग देते हैं, उसका पैटर्न भी बनाते हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे या हमारे प्लेटफॉर्म को फॉलो करेंगे, उनको एक चीजें बहुत आसान मिल जाएगा कि टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो गैप होता है, हम लोग उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि क्वेश्चन जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में देते हैं। और बुक्स ऐसा देंगे जो कि नोट्स के फॉर्म में, जैसे हमने जो नोट्स बनाया था, हमारे टीचर्स ने बनवाया था, अब वो सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो हमारा अभी एक बुक लॉन्च होने वाला है, जो कि एक तरीके से आप देखिए कि वो नोट्स बेसिस पे 350-400 पेज का होगा, जिसमें काफी क्वेश्चंस भी होंगे। ये जो 70 क्वेश्चंस आए हैं, ये वो सारा मतलब सारे मटेरियल्स को हम लोगों ने मिला के लाया है। तो वो मटेरियल मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। जैसे 10th क्लास तक हमारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं अच्छा अचीव करने के लिए, तो एक स्टूडेंट के लिए वो सारे टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेंगे, कवर करना पड़ेगा। चलिए, तो आपने बताया 2 चीजों को अभी तक मैंने नोट किया आपके बताए हुए में, जिसमें पहला तो क्वालिफाइंग पेपर लैंग्वेज का होगा, हिंदी और इंग्लिश। दोनों में 30% मार्क्स अचीव करने होंगे। बिल्कुल, ये हो गई क्वालिफाइंग पेपर की बात। ये 100 मार्क्स के होंगे। जी सर। दूसरा तीनों पेपर 100 मार्क्स के और 2 घंटा ड्यूरेशन रहेगा, टाइमिंग रहेगा। तो वो दूसरा पेपर आपने बताया जीएस का, जिसमें सभी सब्जेक्ट से मिले हुए होंगे और बिहार पर स्पेशली फोकस करना होगा। यही बिहार के कुछ क्वेश्चंस वो होता ही है, बीपीएससी में भी वैसा ही होता है कि थोड़ा सा पोर्शन बिहार का रहता है, नहीं तो फिर मीनिंग क्या रहेगा। मैं एक और बात बताना चाहूंगा, जो स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि बीपीएससी से इसका लेवल लो रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने अभी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि 10 पंचायत में ये एक ऑफिसर रहेंगे, तो ये भी कोई छोटा जॉब नहीं है, ये अच्छा जॉब है सर। इतना टफ कंपटीशन होते जा रहा है कि एक बार मैं संयोग से सिपाही भर्ती परीक्षा जो अक्सर होते रहती है, उसमें मैं इन्विजिलेटर हो गया था संयोग से। अक्सर तो मुझे ड्यूटी नहीं लगती है उसमें, लेकिन सरकार का निर्देश आया, मैं चला गया। मेरे मन में ये कंसेप्ट था, ये तो सिपाही हैं, इनका जो जीके जीएस का पेपर है ये तो जस्ट 10th लेवल का होना चाहिए, वो काफी हो गया। लेकिन उसमें साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझे मिले, मैंने जब क्वेश्चन को देखा, 11th के साइंस के से थे। जनरली बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो 11th और 12th के लेवल का था। तो मैंने कहा कि सिपाहियों से इतनी भारी प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्या है। लेकिन तब मुझे यही सडनली समझ में आया, आपने जो अभी बताया कि ये तो चुनने के लिए थोड़े होता है, छांटने के लिए होता है। इस बार भी क्वेश्चन करंट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया था, जो कि जनरली 10th क्लास तक पढ़ाया भी नहीं जाता है। और बीपीएससी ऐसे मामलों में चौंकाते रहते हैं। और चौंकाना मतलब मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा ही है कि चलो थोड़ा चौंकते रहे बच्चे, ताकि करंट लगता रहे उनको कभी कभी। इसी संदर्भ में मैं अपने अनुभव को जोड़ूंगा कि 1999 की मैं बात बता रहा हूँ, जब मैंने बीपीएससी का एग्जाम दिया था और मेंस लिखा था, और जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन था इंटरनेट और ईमेल पर टिप्पणी करें। 1999 में। इंटरनेट और ईमेल उस टाइम बताइए कि 1999 आम आदमी तो नहीं जानते थे, जो पीसीएस की तैयारी करते थे वो लोग थोड़ा बहुत जानते थे। तो इस तरह से बीपीएससी का लेवल भी है, और बीपीएससी एग्जाम ले रही है, तो निश्चित रूप से जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं, यदि आप सच में इस परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं और अधिकारी बनकर समाज में इज्जत और एक इज्जत की नौकरी और समाज सेवा साथ में, फ्री में इज्जत की नौकरी के साथ समाज सेवा करने का अवसर आपको मिलेगा। ईश्वर एक ऐसा पद देगा जो आपको समाज में बदलाव लाने के आप वाहक बन जाएंगे। तो इसके लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा। इस एग्जाम को, जैसा कि सर से बातें हो रही है, बहुत हल्के में नहीं लेना होगा। तो 2 पेपर पर हमने डिस्कस किया अभी तक, जिसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश 100 मार्क्स 2 आवर्स के होंगे, क्वालिफाइंग होगा वो पेपर, दोनों में 30-30% अंक लाने होंगे, तभी जाकर आपके और पेपर जांच चेक होंगे। जिसमें अब दूसरा पेपर हम लोग बात कर रहे थे जीएस का, जिसका लेवल सर बता रहे हैं कि वो हल्का नहीं होगा, वो एक बीपीएससी लेवल का ही होगा। कभी भ्रम में ना रहें कि बीपीएससी का ये थोड़ा नीचे
रैंक का जी, जी। एग्जाम है। इसी वजह तो से इस बार का जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ था ना, बच्चे बहुत हल्के में ले लिए थे और बात नहीं सुन रहे थे कि भाई इसी तरीके से आएगा जो पैटर्न पिछली बार भी चेंज किया था, बीपीएससी 70 में भी किया था और 71 में भी चेंज किया था। वो अब हम तीसरे पेपर की बात करेंगे। जी। तीसरे पेपर के बारे में आप जरा विस्तार से बताएं। तीसरा पेपर जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी के है क्वेश्चंस, और ये जो मेंटल एबिलिटी होता है ये बेसिकली देखा जाता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आपके नॉलेज को चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि जीएस में क्या है, नॉलेज को चेक करना है और इवन इंग्लिश और हिंदी में भी नॉलेज को चेक करना है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग आप कितने हैं। कोई अचानक से आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गया, तो आपके पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है और वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप कितना जल्दी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसमें मैथमेटिक्स और मेंटल एबिलिटी के जो रीजनिंग, जो डायग्राम वाले रीजनिंग होते हैं वो, या फिर जो स्टेटमेंट वाइज रीजनिंग होते हैं वो, उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और ये तीसरा पेपर भी 100 नंबर का है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर हो गया। बीपीएससी जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं पीसीएस का, उसमें 100 नंबर के नहीं आते हैं वो। अच्छा। उसमें करीब 20 या 25 क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी के। लेकिन इसमें चूंकि पूरा का पूरा एक पेपर दे दिया है, तो ये बहुत ही आसान नहीं होने जा रहा है और ये बहुत ही इजी नहीं होने जा रहा है। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये बात कहूंगा कि इसको आप सीरियस ले और इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वहाँ लेफ्ट राइट में भी प्रॉब्लम हो जाती है कि एक बंदा है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर लेफ्ट घूम गया, फिर राइट घूम गया, फिर लेफ्ट घूम गया, फिर वापस से यू टर्न ले लिया, तो आप बताइए वो किस डायरेक्शन में खड़ा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि आप उस सिचुएशन को समझ पा रहे हैं और फिर उसका आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। अच्छा, चलिए, एक बड़ी मजेदार बात आपने भी बताई। मैं अक्सर ये सोचता था, ये रीजनिंग का पेपर इसलिए होता है कि एक पेपर का वेरिएशन बढ़ा दिया जाए कि एक पेपर है, एग्जाम हो, लेकिन इसमें आपने जो बताया कि ये आप डिसीजन, ये तार्किक रीजनिंग का मतलब ये तर्क से, तो आप कितने तर्कशील हैं। और ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तर्कशील होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो कहा जाता है ना कि आधा गिलास पानी को आप आधा खाली देखते हैं या आधा भरा देखते हैं, आपके नजरिए पे। तो हम जो ग्राउंड लेवल पे जो सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के रूप में या प्रधानाध्यापक के रूप में या इनके अधिकारी के रूप में ये जो आ रहे हैं, इनको बहुत बारीकी से चीजों को देखने की आवश्यकता होती है। एक ही चीज होता है, एक ही परिस्थितियां होती हैं, कहीं बिल्कुल वो जानबूझकर क्रिएट की हुई होती है, कोई स्वस्फूर्त होता है। हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छी बात बोला कि जानबूझ के क्रिएट करना होता है कुछ चीजें, ताकि मतलब वो प्रेशर देना होता है। कुछ प्रॉब्लम्स को जानबूझकर लोग क्रिएट करते हैं और कुछ स्वतः होता ही है, नेचुरली हो जाता है। तो ये रीजनिंग कैपेसिटी यदि नहीं रहेगी तो ये अधिकारी तो सब एक ही नजरिए से देखेंगे, उनको वो डेवलप ही नहीं कर पाएंगे, वो सोच ही नहीं पाएंगे कि तार्किक नहीं हो पाएंगे वो। इसलिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने दर्शक से, आपके दर्शक से, मेरे दर्शक से, हमें जो सुन रहे हैं उनको, क्योंकि यहाँ पता नहीं चल रहा है कि कौन किसका दर्शक है, कौन यहाँ हम लोग इंटरव्यू नहीं ले रहे हैं, एक्चुअली हम बातचीत कर रहे हैं। मेरे मन की बात थी, आपसे मैं साझा कर रहा हूँ, ये बातचीत ही है। तो हम लोग इस चीज को हमेशा समझेंगे कि आप लोग इसको, तीनों पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों पेपर को बहुत अच्छे मार्गदर्शन में आप लोग लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि सर आप लोग को बताएंगे कि कौन सा मार्गदर्शन सबसे बेहतर हो सकता है। हम लोग जहां बैठे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आप आगे और कोई इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं एडीओ से, तो मैं साझा करने के लिए तैयार हूं। आप बताइए और क्या। जी, तो अभी तो आपने जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो हमें देख रहे हैं, उनको तो आपने अच्छे खासे डरा दिया कि कोई सा आसान नहीं है, बहुत भारी होने वाला है, बीपीएससी के लेवल का है, ये सब कुछ आपने कहा। तो ये बेचारे तो डराने वाले वर्ड को थोड़ा सा आगाह करना बोल दूंगा, ताकि उनको मैंने निश्चिंत होकर सोने के लिए नहीं है कि कम से कम 12 घंटे आप अपनी मेहनत करें 24 घंटे में, जो आप जो भी एग्जामिनेशन। तो यहाँ तो दो पंक्तियां मैं कहूंगा, बिल्कुल सही आपने कहा कि निश्चिंत होकर सोने की नहीं है। यदि आप एडीओ बनकर 70 विद्यालयों के ऊपर के अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। वो जलने के लिए बहुत जलने के लिए जलना पड़ेगा जब तक ये तैयारियां नहीं, और जलने के लिए जगना पड़ेगा। बिल्कुल। और सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, रोज शाम को ढलना होगा, रोज सुबह निकलना। अरे बाप रे, ये तो छठ मौका आ भी रहा है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, लोग बहुत सही मौके पे ये सब बातें भी कर रहे हैं कि छठ की पूजा भी इसीलिए होती है, क्योंकि ढलते हुए सूरज और फिर उगते हुए सूरज। तो इनको रोज हौसला नहीं खोना है, बल्कि हौसला बांध कर रोज तैयारी करनी है। और ऐसा कुछ नहीं है, जैसा मुझे लगता है कि 2-3 बीपीएससी का एग्जाम, मेंस वगैरह लिखने के बाद मुझे जो अनुभव है, या फिर अन्य 2-3 परीक्षाओं में अंतिम रूप से सफल होने का भी अनुभव है, अंत में मेरा मन इसी में लग गया। चलिए ठीक है, तो मैं यही हूँ। तो फिर मुझे जो लगता है कि वो कछुआ और खरगोश वाली बात,
खरगोश कितना भी तेजी से भागे और जाकर रुक जाए तो मंजिल तक नहीं पहुंचता। बचपन से हम लोगों ने इस कहानी को सुना है। हाँ, और कछुए की तरह यदि रोज एक लक्ष्य बनाकर हम चलते रहे तो ये एडीओ का कोई ऐसा टफ भी नहीं है। जैसा कि मेरे हाथ में एक आंकड़ा है कि 1037 छात्रों पर एक सीट है। जी बिल्कुल सर, ये मैंने आंकड़ा निकाला इस तरह के कि जो फाइनल अभी फॉर्म भरा गया है 26 तारीख तक, जो 9,70,000 फॉर्म भरा गया है, तो इसमें 935 अभी तक इन्होंने, बीपीएससी का अक्सर ऐसा होता भी है कि कभी कभी वो सीट बढ़ा भी देते हैं, मतलब वैकेंसी जो है वो बढ़ा देते हैं। अक्सर ये होता है बीपीएससी के जो नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं, जो पीसीएस का एग्जाम होता है उसमें होता है, हो सकता है कहीं इसमें बढ़ जाए, लेकिन अभी तक जितना है उसके आधार पर 1037 पद पे एक व्यक्ति दावेदार होगा। तो क्या मैं आपका अनुभव पूछना चाहता हूँ इसमें, क्या आप इसको आसान मानेंगे? हाँ, थोड़ा सा आसान है। हाँ, आसान इस मायने में है कि आप यदि लक्ष्य बना लें जी। मैं फिर यहाँ अपने अनुभव से जोड़ता हूँ, क्योंकि मेरे मन की बात हो रही है तो मेरे भी अनुभव की चर्चा होनी चाहिए। आपके अनुभव से ही हमारा अनुभव बढ़ेगा। ये लगभग इतने ही फॉर्म्स जमा हुए थे 96 में वो फॉर्म आया था, जिससे मैं 1996 में, अच्छा 1996 में, तो इतने ही फॉर्म आए थे। अच्छा। और उस समय सीट हालांकि इससे ज्यादा था पूरे बिहार में, इस 935 वो 1000 में इसी पोस्ट के लिए? नहीं, हम लोगों के लिए, अच्छा, एक शिक्षक के लिए। तो जब मैं ट्रेन की भीड़ में सफर कर रहा था तो लोगों ने कहा बहुत भीड़ है, कैसे होगा। मुझे कहा, मैंने मजाक में कहा था, मैं नहीं जानता था कि ये बात सत्य हो जाएगी, मैंने मजाक में कहा था कि इतनी भीड़ से क्या मतलब है, मुझे तो एक सीट चाहिए, एक सीट चाहिए। तो ये जो 1037 में जो भी तैयारी करेंगे उन्हें ही मिलेगा। बिल्कुल 1037 लोग में, और फॉर्म फिलअप करके भाग्य भरोसे या फॉर्म भर दिए हैं, जो होगा सो देखेंगे, उनको उनका नहीं होने जा रहा है। लेकिन आज से जो लक्ष्य बनाकर तैयारी करेंगे उनका निश्चित होगा। इसका एक और रीजन क्या है कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने तमाम शिक्षकों की बहालियां की है, भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, जिसमें इस पद ये बड़ा है, लेकिन इससे बेहतर वेतन संरचना में बहाली होगी। इसका भी वेतन बहुत अच्छा है जी। आप इसका वेतन मैंने दिया हुआ है, देखिए इसमें 44,900 से 7 पे कमीशन के हिसाब से जुड़ा हुआ, तो वेतन इसका भी कम नहीं है। इसका भी वेतन अच्छा है, लेकिन अभी जो शिक्षक बनकर लोग +2 में और चले गए, वो कंपटीशन से बाहर हो गए। अच्छा। इस कंपटीशन के लिए उन्होंने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, तो ये कुछ लोग तो कहीं और डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए, दूसरे डिपार्टमेंट, बहुत सारी बात जो कॉम्पिटिटिव बच्चे थे। तो इसमें जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ज्यादा बेहतर मौका जी। और एक और बात इसमें बता देता हूँ, इसमें वो बच्चे फॉर्म फिल कर सकते थे, अब तो खैर फॉर्म बंद हो गया, जिनके हाथ में उनका सर्टिफिकेट था, वो इसलिए क्योंकि इन तीनों एग्जामिनेशन के बाद जो अगला जो इसका स्टेप है वो पेपर और उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बारे में, मतलब डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। इसके बाद कोई मेंस और कोई इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। अगर उनका पेपर अच्छा है तो डायरेक्टली उनका बहाली होगा और वो सीधी जॉब में ट्रेनिंग में चले जाएंगे। तो ये ठीक है, एक आंकड़ा तो है, थोड़ा सा मन में हलचल पैदा करता है। लेकिन भाई आपने एक बात बोला ना कि अगर चाह लो तो दुनिया जीतने में कोई टाइम नहीं लगेगा, और आपके लिए कोई भी मकसद हो उसको आप पा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अपने दर्शकों को आज की इस चर्चा में मैं यही कहना चाहूंगा कि ठीक है, सेल्फ स्टडी एक रास्ता है, लेकिन बगैर कोच का, अभी हम लोग जो भारत पाकिस्तान के बीच एशिया कप हुआ है, आपने देखा होगा कि अंतिम जो वो 6 लगाते हैं और जो विनिंग शॉट से पहले गौतम गंभीर ऐसे हाथ पीटते हैं, तो क्या होता है ना कि कोच अपने नहीं खेलता है, खिलाता है, वो खिलाता है। जी बिल्कुल। और कोच को बाहर से दिखता है, खिलाड़ी को ये लगता है कि मैं अच्छा खेल रहा हूं, बिल्कुल, लेकिन कोच को दिखता है कि नहीं, कहाँ उसको बैक फुट पे जाना चाहिए था, कहाँ फ्रंट फुट पे जाना चाहिए था, कहाँ ऑफेंसिव होना चाहिए, कहाँ डिफेंस, इसी के लिए कोच होता है। और वही छोटी छोटी गलतियों को रोक देता है, जिससे सफलता सुनिश्चित होती है। बिल्कुल, आपने मेरी बहुत ही मैं आगे बात करने वाला था, जिसको आपने बहुत आसान तरीके से बता दिया मेरे उन बच्चों को जो एग्जामिनेशन की, जैसे आपने बोला कि कोच खिलाता है, उसी तरीके से बीपीएससी जो 71 हुआ है, इसका मैंने महा मैराथन 71 दिनों का रखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस बच्चों को दिया था, और चूंकि 150 क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, बीपीएससी का पीटी जो होता है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, तो 155 क्वेश्चन का टारगेट मैंने डेली दिया था, उसके साथ उसका व्याख्या भी दिया था, और वो मेरे अभी भी एप्लीकेशंस पे मौजूद है। आप जो भी बच्चा चाहे उसको जाके देख सकता है, उसको परचेस कर सकता है। द सेम कंडीशन मैं एईडीओ के लिए भी करने जा रहा हूँ, क्योंकि वहां मेरे पास टाइम कम था, यहाँ हमारे पास हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 90 दिन के बाद ही, क्योंकि बिहार इलेक्शन भी होने वाला है, तो आपके अनुभव से, क्योंकि आप बहुत दिन से बिहार
बिहार में आप काम कर रहे हैं, बिहार राज्य सरकार के साथ काम कर रहे हैं, इलेक्शन के बीच में तो कोई एग्जाम नहीं, वो हो ही नहीं सकता। अभी तो आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो टोटल का टोटल हमारे पास 2 महीना तो फ्री है, मतलब 60 दिन तो हम लोग को ऐसे मिल रहा है। बिल्कुल। उसके बाद 1-1.5 महीना और मिल सकता है। तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फरवरी के शुरुआत में या मिड में ये एग्जाम हो सकता है। तो इसमें वही मैं कह रहा था कि जो एग्जामिनी है, जो जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है, सबसे पहले वो मुझे जो लगता है कि उनको अपने एक 24 घंटे के रूटीन को सेट करना बिल्कुल चाहिए, जगने से लेकर सोने तक। वो हम लोग कराते हैं। जी, वो करना चाहिए। उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसा नहीं कि बहुत इसको प्रेशर ले लें, तो वो जगने से लेकर सोने तक के टाइमिंग को यदि सही से उन्होंने बांट लिया, फिर उसके अंदर तीनों पेपर्स के लिए अपना जो थोड़ा कमजोर है, जो थोड़ा कमजोर हो सकता है, बहुत सारे बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स है, इसमें मैथ्स और मैथमेटिक्स, हाँ जी, 10th लेवल तक मैथ्स का क्वेश्चन होगा और रीजनिंग। ये इसकी पढ़ाई सभी बच्चे नहीं करते। ये तो कोर्स में भी नहीं होता है, 10th तक भी केवल मैथमेटिक्स होता है, रीजनिंग के पार्ट नहीं होता, रीजनिंग का पार्ट नहीं होता है। और मैथमेटिक्स में भी बहुत सारी पार्ट्स होते हैं, वो अर्थमेटिक टाइप का कुछ तो होता नहीं उसमें, तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो ये टाइमिंग बच्चे बांट लें और जो तैयारी कर रहे हैं, और उसके बाद अपने वीकनेस को पहचान लें कि किस पेपर में थोड़ा कमजोर हूँ। वही किसान वाली बात है, जिस खेत में पौधा थोड़ा कम उपजाऊ उपज हो रहा है, उस पर थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा उर्वरक देते हैं। तो उसी तरह से उस पेपर पर फोकस करें, और किसी अच्छे टीचर के गाइडेंस में, तो अच्छे टीचर में तो मैं जहां तक जानता हूं बेतिया के बारे में बात कर रहा हूँ, बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कराने वाले अभी तक कोई मिले ही नहीं। ठीक है, लोग कराते हैं, कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, होगा ही, मैं नहीं जानता हूँ, हो सकता है मेरी जानकारी नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई स्पेशल कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है बेतिया में, बिंग आईएएस को छोड़कर, क्योंकि आपने इसी सेगमेंट को चुना है यूपीएससी बीपीएससी के लिए ही, तो आपके अतिरिक्त बेतिया में है कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी लोग देते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे भी, टीचर्स भी। लेकिन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कोई स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। तो आप चूंकि पूरे देश में क्लासेस लेकर आए हुए हैं यूपीएससी का, और बेतिया के रहने वाले हैं, बेतिया में आकर इस इंस्टीट्यूट को ओपन किया है, और चूंकि हम लोग का आपसी बहुत पहले से भी रहा है, संपर्क रहा है, और इस नाते, इस लिहाज से आपको मैं जितना जानता हूं और इस बेतिया शहर को जितना जानता हूं, मैं अपने आज की मेरे पहले मन की बात जो बिंग आईएएस के निदेशक वामिक बर्मकी जी के साथ मैंने आज किया, इसको देखने वाले आप सभी तमाम छात्र छात्राओं या उनके जो अभिभावक भी देख रहे हैं, उनसे मैं जरूर कहूँगा कि आप अपनी तैयारी सेल्फ करें जरूर, लेकिन एक बार बिंग आईएएस में आकर और वामिक बर्मकी जी से मिलें, इनका मार्गदर्शन प्राप्त करें, इनसे काउंसलिंग इनसे प्राप्त करें। एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो मार्गदर्शन होगा वो बड़ा ही तथ्यपूर्ण होगा, मतलब कि ऐसे हवा में तीर नहीं चलेगा। हमारे पास वो सारे मटेरियल अवेलेबल हैं जो कि पटना, दिल्ली में अवेलेबल होता है, जैसे कि करंट अफेयर्स का हमारा अपना खुद का मैगजीन आता है। करंट अफेयर्स के 2 टाइप के मैगजीन आते हैं, एक डिटेल मैगजीन और एक वन लाइनर मैगजीन आते हैं। दूसरा हमारा जीएस का खुद का, जीके का खुद का किताब बन चुका है, जो कि 5 और 10 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा। इनमें आपके उतने क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे जो एग्जामिनेशन पैटर्न में आता है। आप एनसीईआरटी और हमारे मटेरियल को लेके ही अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आपको एक रास्ता दिखा देंगे। आपने जैसे बोला, बहुत अच्छी चीज एक बताया कि देखिए, हारने वाले के लिए भी 24 घंटा है और जीतने वाले के लिए भी 24 घंटा है। अब हमको इस 24 घंटे को किस तरीके से संवार लेना है वो हम लोग तय करेंगे, और उसको भी हम इस अपने जो भी हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग बताते हैं कि आपको कितना टाइम किस सब्जेक्ट पे देना चाहिए, क्योंकि हम लोग टेस्ट लेते रहते हैं बीच बीच में। और जैसे हमने बोला कि 10th क्लास तक के पैटर्न में मैथमेटिक्स के अलावा रीजनिंग नहीं है, बट है। अभी हमारा एक बैच चल रहा है जिसमें बच्चे मैथमेटिक्स में थोड़े कमजोर थे, तो हम लोगों ने उनको क्लास 4 से लेके और क्लास 10 तक का जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है उसके बेसिक्स कराए। उसमें करीब करीब 8 प्रकार के रीजनिंग का भी हमने बेसिक्स करवाया है। तो बच्चे अगर बेसिक लेवल पे से काम करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे, तो सर का जो एक मन है और इनके जो मन की बात है जो इन्होंने आपसे कहा, मैं निराशा नहीं होने दूंगा उन बच्चों को, और यहाँ से खाली हाथ नहीं जाने दूंगा कभी भी अगर वो हमसे संपर्क करते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अभी मेरे मन की बात का जो एपिसोड मैंने शुरू किया है, इसमें अभी कुछ एपिसोड इसी पे आएंगे। मैं अपने दर्शकों को और देखने वालों को बताना चाहता हूँ कि मैं सच्चिदानंद ठाकुर,
प्रधानाध्यापक एक मध्य विद्यालय का, उत्क्रमित मध्य विद्यालय लच्छू छापर चनपटिया पश्चिम चंपारण में स्थित है। मैं इसमें फिर से कहना चाहता हूँ कि सरकारी सेवा में वेतन लेते हुए, काम करते हुए और सामाजिक काम करना है, समाज को बदलने का कुछ मुद्दा मन में है, कुछ जज्बात है, तो ये शिक्षा सेवा उससे बेहतर कुछ और नहीं है। शिक्षक बनने से बेहतर और शिक्षा अधिकारी बनने से बेहतर कुछ और नहीं है। अब रह गई बात कि इस पर और चर्चा के लिए मैं निश्चित रूप से अपने बीपीएससी क्वालिफाइड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से या अन्य विभाग में जो मेरे मित्र हैं, जो अधिकारी बन चुके हैं इस तरह की परीक्षाओं को मैं सफलता हासिल करके, उनसे भी इस पर चर्चा करूंगा। और फिर से एक बार और इस चर्चा की जब समाप्ति होगी इसकी कड़ियों की, तो मैं फिर बिंग आईएएस के निदेशक वामिक बर्मकी जी से फिर इनका एक ओपिनियन लूंगा कि थोड़ा और ये खोलें चीज़ों को, कि एग्जाम का पैटर्न तो बता दिया इन्होंने, अब सिलेबस के पैटर्न पर अगली कड़ी में इनसे बातें होंगी। तब तक के लिए चलिए, आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।